फिर से फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मैंने रख दिया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में एंगल उंगल नहीं लिया, एक तरफ फोर्स क्यूई लग रहा है, एक तरफ फोर्स क्यूई डैश लग रहा है, नेट फोर्स क्यूई माइनस क्यूई डैश हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड किया, क्यू इंटू 12 पी हो गया। जो बच गया ये है। डिस्टेंस के साथ कोई भी चीज चेंज, पहले बात हो चुकी होगी मेरे ख्याल से, नहीं? चेंज इन क्वांटिटी विद चेंज इन डिस्टेंस हमेशा एक टर्म कहलाता है, क्या? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन डिस्टेंस, कौन बताएगा क्या कहलाता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या कहलाता है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चेंज इन डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन डिस्टेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट। चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमेशा कभी भी डिस्टेंस साथ चीजें चेंज हो रही है तो उसको क्या नाम देते हैं यहाँ? ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड सो ऑन। सही है? तो P इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। अरे कोई दिक्कत? ये हो गया तुम्हारा काम खत्म, याद कर लो, काम खत्म करो, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, मतलब जैसा कि मेंस में आ रहा है उस हिसाब से मेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन, ठीक है? तो ध्यान से क्वेश्चन कैसा आया है मेंस में एक बार, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स विल बी ऑलवेज जीरो, ट्रू कि फॉल्स? ट्रू। हाँ, फोर्स ऑन डाइपोल, यस, फोर्स ऑन डाइपोल विल बी ऑलवेज जीरो या मस्ट बी जीरो। अरे समझ में आया? और ये नेवर जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट तो होगा ही, चाहे मैग्नीट्यूड चाहे डायरेक्शन, बोलो, तो ये जीरो नहीं होगा। तो ध्यान रहे ये ऑलवेज जीरो। और ये क्या है? नेवर जीरो। फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकता नॉन यूनिफॉर्म में, यही क्वेश्चन पूछा गया। और कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इनटू डाइपोल। खत्म? आगे बढ़े? ओके बच्चों, ओके ओके ओके, आगे। अब बात आती है टॉर्क की। टॉर्क की बात करने से पहले मैं बात करता हूं कपल की। कपल मतलब फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है बच्चों, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट जब तुम टॉर्क निकालते हो, क्या निकालते हो? टॉर्क। तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डायरेक्शन वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर का क्या सम, वेक्टर सम। तो अगर ये फोर्स ले रहे हो तो उस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी कि नहीं, और ये फोर्स में ये डिस्टेंस होगी कि नहीं? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर वाला और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे वाला, और दोनों ऐड इसलिए होगा क्योंकि डायरेक्शन दोनों क्या कर रहे हैं? सेम, ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि फोर्स इनटू टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो बच्चों, अगर ये पॉइंट जिसके वो टॉप निकाल रहे हो यहां पे हो जाए तो अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जुड़ेगा, यहां पे ले लो तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जुड़ेगा। शिक्षा क्या मिलेगी? अगर यहां पे किसी पॉइंट के अबाउट ले रहे हो तो ये डिस्टेंस इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये वाला इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो अब ये माइनस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस होगा। क्या शिक्षा मिलेगी? डिस्टेंस पे डिपेंड, मतलब केवल उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ओरिजिन कहां लेते हैं इस पे डिपेंड नहीं करेगा। कब? जब टॉर्क किसके कारण निकाल रहे हैं? कपल के कारण। मेरी बात समझ में? जब टॉर्क किसी कपल के कारण निकाल रहे हैं तो बाहर कहीं पॉइंट ले रहे हो तो माइनस हो रहा है, अंदर कहीं पॉइंट ले रहे हो तो जुड़ रहा है। हमेशा आ क्या रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रहेगा क्या आ रहा है हमेशा? मेरी बात समझ में? फिर से एक बार, जैसे एक फोर्स यहाँ पे F लग रहा है और यहाँ पे एक फोर्स F लग रहा है और तुम इसके बहुत टॉर्क ले रहे हो,
तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जबकि इसका टॉर्क है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस उल्टा हो जाएगा। तो उसका रखोगे तो ये L1 है और ये कितना है मान लो L2, तो F इंटू L1 माइनस F इंटू L2 क्या आएगा, F इंटू L1 माइनस L2, सही है। जबकि अगर ये पॉइंट बीच में ले रहे हो तो F इंटू L1 क्लॉकवाइज घुमा रहा है और F इंटू L2 भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना इस पॉइंट के अबाउट, तो दोनों सेम घुमा रहे तो ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा तब भी उनके बीच की डिस्टेंस ही आएगी। सुनाई दिया, समझ में आया मैंने क्या कहा, ये ऐसे घुमा रहा है और ये ऐसे घुमा रहा है, तुम बीच में ले लिए, और ये डिस्टेंस L1 है और ये डिस्टेंस कितना है L2, तो F इंटू L1 क्लॉकवाइज प्लस हो रहा है क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज F इंटू L2, यानी ये दोनों फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो जब भी फोर्स इक्वल होते हैं, पॉइंट तुम अंदर लो या बाहर, टॉर्क हमेशा सेम आएगा, कितना आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, सही है। उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में पॉइंट ऑफ जिसके अबाउट तुम टॉर्क निकाल रहे हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टॉर्क किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क निकालो, चाहे वो अंदर रखो चाहे बाहर रखो, कहीं भी रखोगे तो टॉर्क एक ही आएगा। समझ में आया क्या बच्चों, तो क्या डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि टॉर्क इस कंडीशन में जब पढ़ रहे हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं पढ़ रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि टॉर्क अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग आएगा, और अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग आए तो हमें 1000 पढ़ना पड़ेगा, क्यों, अरे भाई कितने भी केसेस हो सकते हैं, तो अपने कोर्स में कौन सा वाला हो गया, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म देगा तो क्या करेगा फिर वो, तब कोई पॉइंट देगा तो तुम टॉर्क निकाल लेना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके, लेकिन जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बच्चों, सुनाई दिया। चलो तो अब अगर ये देखते हैं तो कोई भी ले रहे हैं तो ये फोर्स कितना है, क्यूवी है कि नहीं, ये भी फोर्स कितना है क्यूवी, इलेक्ट्रिकल ऐसे लगा दिया, दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, ये डिस्टेंस कितनी होती है 12, तो कितना हो जाएगा बच्चों फोर्स, टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, और ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, सिलेक्शन ऑफ ओरिजिन पे, इसलिए मैं ओरिजिन ले नहीं रहा हूं, बस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क लिख रहा हूं। फोर्स कितना है क्यूवी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 12 का sin थीटा, तो 12 इनटू क्यू क्या हो गया बच्चों, ई, सुने क्या बच्चों, तो टॉर्क वेक्टर कितना हो गया P क्रॉस E, अरे हुआ ना P क्रॉस E, कंफ्यूजन, बस हो गया P क्रॉस E हो गया, और ये ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर टॉर्क सेम आएगा, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आएगा। डाइपोल के लिए बात कर रहा हूँ, ये डाइपोल के लिए बात कर रहा हूँ, याद रहेगा ना, डाइपोल के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये हमेशा कपल बनाएगा, क्या बनाएगा कपल, और कपल में एक खास बात होती है हमने देख लिया, कपल कौन होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, सही ना, जैसे डाइपोल मोमेंट था, मोमेंट ऑफ चार्ज डिपेंड करेगा अलग अलग पॉइंट के अबाउट, लेकिन डाइपोल मोमेंट डिपेंड नहीं करेगा, डाइपोल मोमेंट हमेशा एक नेट आएगा एक सिस्टम का। क्या बोला मैंने, समझ में आया क्या बोला मैंने, डाइपोल मोमेंट हमने क्या बोला था, तुम कोई भी दो चार्ज लेके और एक ग्रुप बना सकते हो, मेरी मर्जी की मैं ये दो कई क्वेश्चन कराए थे ना, तो मैंने जो चार्ज का ग्रुप लिया था, ये इसके साथ लेके एक डाइपोल, ये इसके साथ लेके डाइपोल, ऐसा बताया था ना, उसमें तुम कुछ और बना सकते थे, लेकिन तो भी डाइपोल मोमेंट अलग, मेरी बात समझ में आई क्या बच्चों, तो जैसे कपल किसी भी पॉइंट के अबाउट लो, फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट आता है, सेम आता है, वैसे ही कपल मतलब सॉरी कपल के लिए टॉर्क, वैसे ही डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या आता है सेम, मेरी बात समझ में, चाहे जिस पॉइंट के अबाउट लो, इसलिए कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, तुम्हें याद आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज मैंने कहा जब हम लोग बना रहे थे ऊपर डाइपोल यही पढ़ाया था ना, जब हम डाइपोल की बात कर रहे थे, हाँ ये सब डाइपोल जब बना रहे थे ना, ये तो मैंने कहा जैसे मैंने इसके साथ इसका ले लिया होता, लेकिन मैंने इसके साथ लिया और एक ऐसा लिया ना, तो जो लिया
वो मैंने लिया, तुम कुछ और ले सकते थे, ये और ये, तो भी आंसर सेम ही आता। केवल किसके लिए? जब नेट चार्ज सिस्टम का क्या हो, जीरो। इसीलिए हम इसका नाम क्या रखे हैं, डाइपोल मोमेंट। नहीं तो क्या लिखते, मोमेंट ऑफ चार्ज। क्या लिखते, ये देखो मोमेंट ऑफ चार्ज किया, और फिर मोमेंट ऑफ चार्ज फॉर ए डाइपोल इज डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट एक सिस्टम का सेम रहता है, क्योंकि वो डाइपोल है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। सुनाई दिया? लेकिन चार्ज अगर इक्वल एंड अपोजिट नहीं होता, यानी नेट चार्ज जीरो नहीं होता सिस्टम का, तो डाइपोल, अरे मोमेंट ऑफ चार्ज अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग आता है। मेरी बात समझ में आई क्या? एग्जैक्टली वैसे ही जैसा कि टॉर्क के लिए कर रहा है, तो टॉर्क के लिए और इसको दोनों को जोड़ सकते हो सब लोग। तो यहां पे अभी हमने जो पढ़ा, अगर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, दैट इज कपल है, कपल कहते हैं उसको, तो टॉर्क किस पे डिपेंड नहीं करेगा, सिलेक्शन ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगा, सेम आएगा P क्रॉस E। सुनाई दिया क्या बच्चों? तो ये P क्रॉस E, ये सब ग्रेडियंट है, सब क्या है, कोई प्रॉब्लम हो गया? टॉर्क समझ में आ गया? अच्छा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 होगा। जीरो कब होगा, जब जीरो होगा या 90 180 होगा, सही ना? उसमें भी स्टेबल एंड स्टेबल, कि जब टॉर्क जीरो हो जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। नहीं, किस में होगी, इक्विलिब्रियम में। जैसे फोर्स जीरो हो जाए तो बॉडी किस में होती है, इक्विलिब्रियम में। अब वो अलग बात है कि फोर्स जीरो टॉप पॉइंट पे यानी मैक्सिमम एनर्जी के टाइम पे है या मिनिमम एनर्जी के टाइम पे। अगर मैक्सिमम एनर्जी के टाइम पे टॉर्क जीरो है तो, अरे फोर्स जीरो है तो अनस्टेबल, और मिनिमम एनर्जी के टाइम पे है तो स्टेबल। मेरे वर्ड समझ में आ रहे हैं? याद आ रहा है उस दिन का एसएम वाला बताया था मैंने? तो जब मिनिमम एनर्जी के टाइम पे, जैसे ऐसे कोई चीज हो और उसके बीच में एक बॉल रख दी, तो फोर्स तो तभी भी जीरो है, लेकिन डिस्प्लेस करने के बाद एनर्जी बढ़ रही है, तो क्या कहलाता है, ये स्टेबल। और ऐसे अगर सिस्टम हो, यहाँ पे रखा है तो अनस्टेबल, यानी एनर्जी मैक्सिमम। तो जीरो फोर्स तो दोनों ही कंडीशन में हो सकता है, मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी। लेकिन मैक्सिमम एनर्जी पे जीरो होगा तो क्या कहेंगे सिस्टम को, अनस्टेबल, और मिनिमम एनर्जी के साथ होगा तो स्टेबल। ऐसे एग्जैक्टली टॉर्क के साथ होता है, टॉर्क जीरो, स्टेबल अनस्टेबल दोनों कंडीशन में है। तो जरा सोच के देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी उधर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहा हूँ ना, बार बार मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और मैं क्या ले रहा हूँ, एक डाइपोल। तो डाइपोल पे जब एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखोगे तो इस पे फोर्स क्यू इस पे फोर्स क्यू, या इस पे फोर्स क्यू इधर और इस पे फोर्स क्यू इधर, दो पॉसिबिलिटी है। बोलो बच्चों, यानी इसको जरा देखना, तो अगर मैं क्या बच्चों, टेंशन कम करने का कोई तरीका है क्या तुम लोगों के पास? किसी को लगता है टेंशन बहुत कम करने का कोई तरीका है उसके पास? बता दो, बोलो। अरे किसी के पास कुछ घरेलू उपचार है? तो इस कंडीशन में क्या है, जैसे इस पे फोर्स इधर रखी हुई और इधर फोर्स की हुई, नेट फोर्स क्या है, जीरो है कि नहीं? जबकि अगर मैं पलट दूं, इधर नेगेटिव रख दूं इधर पॉजिटिव रख दूं, तो भी तो नेट जीरो होगा, बस फोर्स इधर लगेगा, क्यू लगेगा कि नहीं, इधर क्यू लगेगा, तो नेट तो अभी भी जीरो है ना। लेकिन इसको डिस्प्लेस करोगे, अगर इसको मैं डिस्प्लेस कर दूं, तो ये वापस उसको कहेगा कि कहां जा रहे बच्चा, वापस आ जा, टॉर्क करेगा ना। जबकि इसको डिस्प्लेस करोगे, जैसे ही क्या कहेगा ये, हाँ ठीक है चल निकल ले उधर ही। तो ये क्या है, अनस्टेबल, वो क्या है, ये स्टेबल, और ये डिसाइड कौन करता है, एनर्जी। और वो कब पढ़ेंगे आगे। लेकिन फिर भी टॉर्क के बारे में बात करूं, टॉर्क यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो, टॉर्क दोनों कंडीशन में जीरो हो सकता है, लेकिन एनर्जी इसमें मैक्सिमम होगी और इसमें क्या होगी, मिनिमम। क्योंकि स्टेबल जब होता है तो एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, अनस्टेबल में एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई क्या बच्चों? तो ये, तो टॉर्क जीरो कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जीरो होगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, एग्जैक्टली वैसे जैसा फोर्स के बारे में हमने बात किया था कुछ दिन पहले। आगे बढ़े, तो ये मैं वेरिएशन की बात कर रहा हूँ कि वेरी कैसे करता है टॉर्क, है ना। तो एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चाहो तो तुम लिख लो, मतलब समझ लो,
डाइपोल मोमेंट जो है अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है हमेशा। ये मैटिक में भी है और यहाँ पे भी है, यानी हमेशा टेंडेंसी क्या रहेगी, मैटिक मोमेंट हमेशा अपने आप को मैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की। मैटिक निकलेगा कि नहीं मेरे दिमाग से। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी मैग्नेट भी हमेशा अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। ये स्टेटमेंट दोनों के लिए सही है। तो चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कर लो चाहे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कर लो, वो हमेशा अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। ये हमेशा याद रखना। सही है। मतलब एक छोटा सा एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो सब लोगों ने पढ़ा होगा मैग्नेटिक नंबर पढ़ते हैं ना, तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगी ना स्पिनिंग स्पिनिंग वाला, तो इसकी एक डायरेक्शन होगी ना, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाए, तो इस पे ऐसा टॉर्क लगेगा जिसपे ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपने आप को किधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। और यही तरीका है मैग्नेटाइज करने का किसी मटेरियल को, कि भाई इलेक्ट्रॉन उधर घूम रहा है और मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा के कह रहा हूँ कि ओ बच्चा इधर घूम जा। सही है। तो जितने लोग उधर 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 देख रहे हैं, मैं सबको क्या कह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लगा के घूम जा घूम जा। ये मटेरियल है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरी, घूम जा, पढ़ ले पढ़ ले। समझ गए। तो वही हिस्सा रखे, यानी मैग्नेटिक फील्ड ये है, चल आ जा 8 बजे पढ़ ले। समझ गए। तो कोशिश पूरी है घुमाने की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की। तो उसकी अपनी टेंडेंसी है, लेकिन उस टेंडेंसी के लिए वो कहीं रुकावट है। टेंडेंसी मतलब समझ में आता है ना, पढ़ने तो सब आए ही हैं, तो टेंडेंसी तो सबकी है पढ़ने की, बस अंदर क्या है, कोई रुकावट है, नींद आ रही है, कुछ और आ रहा है, तो उसको क्या करना पड़ता है, वो घूम जा आ जा। अभी देखो 10-11 बज के अभी तक नहीं है। सही है। समझ गए। मैं एक चीज बता दूं थोड़ा सा, एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब बताओ एनर्जी ऑफ डाइपोल में आराम से, एनर्जी ऑफ डाइपोल 2 टाइप की होती है, एक डाइपोल को बनाने में और फिर बाहरी फील्ड में घुमाने में। यानी एनर्जी 2 टाइप की होती है, एक होती है सेल्फ एनर्जी और दूसरी होती है ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। एक सेल्फ एनर्जी है और ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड है। सेल्फ एनर्जी बताओ, उसको बनाने में, यानी वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम। सिस्टम को बनाने में जो भी एनर्जी लगती है उसको सेल्फ एनर्जी कहते हैं, याद रहे। जैसे हम लोग आगे जाके पोटेंशियल में पढ़ेंगे कि जैसे एक स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज ला के रखने पे, उसको चार्ज करने पे कितनी एनर्जी, तुमने पढ़ा होगा Q²/2c, तो वो सेल्फ एनर्जी, उसको बनाने में जो वर्क हुआ। तो अभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे देखो। तो बताओ, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसकी कोई एनर्जी है क्या? नहीं। क्यों? न्यूट्रल है। समझे क्या? अब तुम इससे डाइपोल बना रहे हो, तो इसको डाइपोल बनाने के लिए कितनी दूर लेके जा रहे हो? 12 डिस्टेंस पे ले जा रहे हो ना। ये प्लस क्यू चार्ज है और वो क्या है, माइनस क्यू चार्ज, उसको कितनी दूर ले जा रहे हो? 12। तो अभी नहीं पता, तुम लोग रट डालो, अभी रटना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी नहीं पढ़ा है, लेकिन पोटेंशियल मैंने कहा ना थोड़ा पहले पढ़ा रहे। तो ये जो वर्क डन होगा इसको ले जाने में, वो होगा K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये वर्क डन होगा। अभी याद कर लो,
माइनस टाइम्स इसलिए होगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है, पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है नेगेटिव, तो ये अट्रैक्शन फोर्स है इसलिए। फिर से सुनो ये कैसे बना, एक पॉजिटिव चार्ज लेके आया इन्फिनिटी से, ठीक है, कोई वर्क करना पड़ा क्या, नहीं, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज आए तो कोई फील्ड नहीं, लेकिन नेगेटिव चार्ज लाया इन्फिनिटी से तो वर्क करना पड़ा या अपने आप हुआ, अपने आप हुआ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, अट्रैक्शन है। और तुम्हें याद है रोटेशन में अपने आप जब वर्क होता है तो नेगेटिव वर्क होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, जीरो, नेगेटिव, क्योंकि मैं तो उधर खींच रहा था और ये इधर खींच रहा था, तो कंजर्वेटिव फोर्स अंदर खींच रहा है और मैं बाहर, तो मैं मेरा फोर्स बाहर है और उसका फोर्स अंदर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 180, सॉल्व करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। अट्रैक्शन में जब भी अट्रैक्शन में तुम ऐसा क्वेश्चन करोगे इन्फिनिटी से लाओगे वर्क नेगेटिव होगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में, याद रहेगा। तो इतना वर्क करना पड़ा इसको बनाने में, लेकिन ये वर्क सिस्टम ने किया है तो सिस्टम की एनर्जी घट गई, इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ एनर्जी। क्या कहते हैं बच्चों इसको, सेल्फ। समझ में आया, तो ये तो हो गया सेल्फ एनर्जी टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम। दूसरा है सेल्फ एनर्जी के बाद अब रोटेट करने में, देखना तो मैंने क्या किया, ऐसे किया, देखना जरा, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, पहले ये फील्ड में था, बाहरी फील्ड की बात कर रहा हूं, तो शुरू में दोनों बगल बगल थे, बगल बगल थे तो नेटवर्क नहीं करना पड़ा। अब जब इसको मैंने दूर कर दिया, कितना दूर कर दिया, 12 डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कर दिया 12, तो कितना वर्क करना पड़ा बच्चों, कितना वर्क करना पड़ा, लेकिन फील्ड के अगेंस्ट नहीं करना पड़ा। क्यों फील्ड के अगेंस्ट नहीं करना पड़ा, जल्दी बोलो, 90 डिग्री। फील्ड के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऐसे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है 90, तो अभी तक कोई वर्क करना पड़ा क्या, नहीं, तो फील्ड के अगेंस्ट अभी तक कोई वर्क नहीं करना पड़ा। यहाँ पे न्यूट्रल था, लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, अब परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो वर्क नहीं करना पड़ा, तो यहाँ पे वर्क जीरो क्यों है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल को कहीं से मिलाओ कोई वर्क नहीं करना पड़ा, पहला स्टेप समझ में आया। दूसरा, यहाँ पे भी वर्क जीरो क्यों करना पड़ा, क्योंकि थीटा कितना है 90, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है 90, अभी तक कोई वर्क नहीं करना पड़ा, तो अभी तक वर्क ये करना पड़ा, लेकिन मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट नहीं करना पड़ा, और हम ये तो एक्सटर्नल फील्ड ना की बात कर रहे हैं ना, सुना के बच्चों। अब बात आती है घुमाने की, अब क्या वर्क मैंने किया देखो तो, अब तुम इसको जब घुमाओगे यहां से घुमा के इधर कर दोगे, अब वर्क करना पड़ेगा, और ये मैंने डिराइव वर्क में कराया है। टॉर्क देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, दोनों के बीच का एंगल देखो, टाउ इनटू डी थीटा। तो फिर से देख लेते हैं, तो किसी टाइम पे टॉर्क इनटू डी थीटा इनटू दोनों के बीच का एंगल का क्या इंटीग्रेशन, ये तो वर्क डन होता है। ये टॉर्क कौन सा लेना है, एक्सटर्नल, कौन सा लेना है, क्योंकि हम वर्क डन एक्सटर्नल फील्ड के कारण कर रहे हैं, फोर्स के कारण, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी कौन सा वर्क डन होता है, कंजर्वेटिव का कि एक्सटर्नल का, पोटेंशियल एनर्जी कौन सा वर्क डन होता है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन या कंजर्वेटिव के कारण वर्क डन, एक्सटर्नल कारण। तो याद है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल करेगा उसका वर्क डन, यानी ये वर्क डन किसके कारण होगा, एक्सटर्नल कारण, तो एक्सटर्नल वाला निकाल रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन। तो ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगी, टॉर्क लगाएगी, ऐसे, तो मैं किधर लगाऊं, उल्टा, क्या करने के लिए, अपने दोस्त को धीरे धीरे छोड़ने के लिए। याद है तुम्हारा दोस्त नीचे उतर रहा है और धीरे धीरे छोड़ रहे हो, वैसे तुम्हारा दोस्त ऐसे घूम रहा है और तुम धीरे धीरे उसको छोड़ रहे हो, तो तुम टॉर्क किधर लगा रहे हो, एक्सटर्नल वाला इधर ना, और ये कौन सा लग रहा है, कंजर्वेटिव ना, तो तुम कंजर्वेटिव के अगेंस्ट लगा रहे हो, लेकिन जा वो उधर रहा है। याद आया, याद आया, किया है हम लोगों ने। तो कितना एक्सटर्नल टॉर्क, वही पी साइन थीटा, वैल्यू में तो उतना ही, मैं फोर्स जितना कंजर्वेटिव लगा रहा हूं टॉर्क उतना ही लगाऊंगा ना, उससे ज्यादा लगा दूंगा तो जाएगा नहीं, और कम लगा दूंगा तो एक्सीलेट होगा, टांग टूट जाएगी उसकी, अपने दोस्त को नीचे उतारे तो। याद है, तो ये हो गया मेरा टॉर्क वैल्यू में, इधर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है, डी थीटा, थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है, याद है ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। थीटा यहां से लेते हैं, थीटा कहां से लेते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। तो थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना? घट रहा है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस डी थीटा। याद आया? कम हो रहा है, याद है डीएस कम हो रहा था। तो फोर्स देखो, टॉर्क देखो इधर, डिस्प्लेसमेंट देखो उधर, दोनों के बीच का एंगल बताओ। अरे एक बार बता चुका हूं भाई, ये डेरिवेशन करा चुका वर्क पर एनर्जी में। तो टॉर्क मेरा इधर, डिस्प्लेसमेंट उधर, दोनों के बीच का एंगल किधर? 180 का क्या इंटीग्रेशन। शुरुआत कहां से हो रही है? पहला एंगल क्या है? 90। बाद में एंगल कितना है? थीटा। 90 से थीटा ले जाने के लिए। समझा पाया क्या बच्चों? तो ये सारा एक एक पॉइंट क्लियर कर करके, एक भी कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। वर्क डन एक्सटर्नल क्यों लिया? क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक्सटर्नल वर्क डन लिया तो अमाउंट में कितना? इतना। डायरेक्शन में कितना? इतना। एंगल कितना चेंज? उधर चेंज। एंगल की वैल्यू कितनी चेंज? माइनस जीटा, क्योंकि पहले ज्यादा है बाद में कम हो रही है। और डायरेक्शन किधर घूम रही है? उधर। तो उसका एंगल की डायरेक्शन किधर होगी? इधर। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180। एक एक पॉइंट एकदम क्लियर करके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ गए? बस बाकी तो कुछ खास नहीं है। ये 180 इस नेगेटिव से कट जाएगा, पी कॉमन आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। अरे होता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह पे लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, यही ना? तो क्या हो जाएगा? माइनस, चलो कॉमन ले लो, कॉस, अरे तो कॉस थीटा माइनस 0, क्या ये सही है? कॉस 90 0 होता है ना? तो आंसर क्या हो गया? पी ई कॉस थीटा नेगेटिव। हुआ कि नहीं? वेक्टर फॉर्म में क्या हो गया बच्चों? पी डॉट ई। अरे कुछ समझ में आया? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ना, यही वर्क डन किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी, पी डॉट ई। माइनस में ठीक। अब बताओ, अगर ये पी डॉट ई है तो एंगल ज्यादा है, सोच के बताओ। अगर थीटा 180 है, थीटा कितना है? 180, तो एनर्जी कितनी है? प्लस पी, होगा कि नहीं? अगर थीटा 0 है तो एनर्जी कितनी है? माइनस पी। अगर थीटा 90 है तो एनर्जी कितनी है? 0। क्या लगता है कौन सी एनर्जी ज्यादा है, कौन सी कम है? ये मिनिमम है ना, और ये मैक्सिमम होगी। यानी मैक्सिमम कब, मिनिमम कब होगी? जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो मैंने बोला था ना, डाइपोल मोमेंट हमेशा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। क्या करने के लिए? अपनी एनर्जी को मिनिमम करने के लिए। तो यहाँ से ये तो कह सकते हो कि यू मिनिमम माइनस पी होगा फॉर थीटा 0, यही ना? तो जब P इन द डायरेक्शन ऑफ E होता है तो एनर्जी मिनिमम हो जाती है। यही है क्या? कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक कंडीशन क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम की? पहली, फोर्स 0, तो फोर्स इस जगह पे 0 भी होगा और एनर्जी मिनिमम होगी। जब भी एनर्जी मिनिमम होगी तो फोर्स 0 होगा, ये पक्का है। क्योंकि एनर्जी मिनिमम होने का मतलब क्या है? स्लोप 0। एनर्जी मिनिमम होने का मतलब स्लोप 0, और एनर्जी और डिस्टेंस का स्लोप जो होता है वो क्या देता है? फोर्स। तो एनर्जी मिनिमम मतलब स्लोप 0, स्लोप 0 मतलब फोर्स 0, फोर्स 0 मतलब इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तो होगा ही एनर्जी मिनिमम पे, और मिनिमम है इसलिए स्टेबल होगा, पक्का। जबकि मैक्सिमम पे भी स्लोप 0 है तो फोर्स तो 0 होगा लेकिन अनस्टेबल होगा। सबको क्लियर हो गया ये? अब मुझे ये बता दो, एक लाइन खत्म हो गया जब टॉपिक ये। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? टोटल एनर्जी ऑफ डाइपोल माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 12। ये कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी। और माइनस पी डॉट ई,
समझ गए? ये टोटल एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी चेंज नहीं होगी फॉर डिफरेंट एंगल, ये चेंज होगी। तो चेंज इन एनर्जी कितनी होगी? चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी यानी ये पोटेंशियल एनर्जी है, बोलो बच्चों, जिसको हम कहते हैं वर्क डन। यानी कोई पूछे कि थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने में कितना वर्क डन, तो चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा। भाई थीटा 1 पे एनर्जी निकाल लो, थीटा 2 पे एनर्जी निकाल लो, जो डिफरेंस आया वो मैंने ही किया। बोलो बच्चों, वर्क डन। तो वर्क डन के बराबर करना है तो क्या करोगे बताओ? माइनस के क्यू अपॉन 12 माइनस पी ई कॉस थीटा, कौन सा? फाइनल ना, फाइनल ना, ये इनिशियल एनर्जी हो गई, अरे फाइनल एनर्जी हो गई। और इनिशियल कितना है? के क्यू स्क्वायर अपॉन 12 माइनस पी ई कॉस थीटा इनिशियल। तो ये इनिशियल एनर्जी है टोटल, ये फाइनल एनर्जी है टोटल। तुम देख रहे हो ये वाला तो सेम है, कट जाएगा, क्या बचेगा? हाँ, पीई उल्टा हो जाएगा, cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल, ये हो जाएगा वर्क डन। सुने क्या बच्चों? ये वर्क डन हो जाएगा जो चेंज इन एनर्जी के बराबर है, और चेंज इन एनर्जी में सेल्फ एनर्जी नहीं आती, इसलिए बुक्स में ज्यादा सेल्फ एनर्जी के बारे में नहीं बताता, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा इस पे पूछा जाता है। सही है, इसलिए सेल्फ एनर्जी के बारे में एनसीईआरटी में दिया है तगड़ा, बहुत अच्छा खासा, लेकिन बाकी बुक्स में इसको कम देता है, बाकी सब पढ़ा देता है। कुछ समझ में आया? तो डाइपोल तो यही, डाइपोल तो यही हो गया। ठीक, और आईटी ना, हो गए इसमें चांस कम दिख रहा है। हाँ, बहुत पुराना है भाई, चलो देख लो, चलो जल्दी से देख लेते हैं। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? समझ गए? कितने पे होगी? 0, है ना? आगे बढ़ो। चार्ज को डबल कर दिया तो 1/8 टाइम्स क्यों हो जाएगी? एक डाइपोल से कुछ दूरी पे चार्ज है, तो रिलेटिव कितनी है? 2kp/r3। कितनी है? तो r3 के इनवर्सली है ना, तो डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2r का डबल, तो 1/8 टाइम्स हो जाएगा ना। एक चीज बस बच गई है पढ़ाना, थोड़ा सा और पढ़ा दूं क्या? बस 1 मिनट और लगेगा, पढ़ा दो बस 1 मिनट ना, क्योंकि वो आ गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मुझे, ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए ना। एक छोटा सा चीज देखना बच्चों, ये बताओ, ये डेल यू बाई डेल आर ये क्या होता है? वैसे हाँ, बहुत बढ़िया, माइनस टाइम्स कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस टाइम्स, तो डेल यू बाई डेल आर माइनस टाइम्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है।
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यही तो वर्क डन, माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल का डिफरेंशियल कंजर्वेटिव फोर्स होगा कि नहीं माइनस टाइम्स, पक्का ना। यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगा रहा है, अगर ये जानना है तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके भी निकल जाएगा। भाई कितना एनर्जी पता है तो उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स निकल जाएगा, है कि नहीं, पक्का ना। पार्शियल होता है, मतलब कि बस आर देखना है, बाकी वेरिएबल को मत देखो, बस आर के साथ देखना है। जैसे वेरिएबल चार्ज भी हो सकता है, तो चार्ज को तुम उस जगह पे क्या मानो, कांस्टेंट। तो डेल का मतलब है पार्शियल, पार्शियल मतलब जो मैं लिख रहा हूँ बस उसको वेरिएबल मानो, बाकी तो वो क्या मानो, कांस्टेंट। जैसे बोलता है डेल यू बाय डेल एक्स, तो वाई और जेड को क्या मानते हैं, कांस्टेंट, उस समय, याद रहेगा। बाकी जगह पे वेरी कर सकते हैं, लेकिन हम उस जगह की बात करें जब एक्स वाई और जेड क्या माने जा रहे हैं, कांस्टेंट। तो पार्शियल का मतलब ये होता है, सही। अब ये सही है। अब बताओ, तो ये बताओ एक डाइपोल ये है, तो ये डाइपोल नहीं, मान लो पहला एक चार्ज है क्यू, इससे कुछ दूरी पे एक डाइपोल रख दिया मैंने, शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल मोमेंट पी, तो एनर्जी कौन बताएगा, ये डिस्टेंस आर है, एनर्जी कौन बताएगा, एनर्जी कितना होगा, पी ई कॉस थीटा होगा ना, एनर्जी यही होती है ना, बोलो बच्चों। तो पी ई कॉस थीटा, ये तो एनर्जी होगी। और एनर्जी, इनके बीच में फोर्स अगर पूछे तो कि ये उसको कितने जोर से अट्रैक्ट कर रहा है, तो डेल यू बाई डेल आर माइनस टाइम्स, यानी माइनस के क्यू पी कांस्टेंट, और 1/r स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, -1/r, डिफरेंशिएशन -2/r, पार सामने पार में कम, अरे बोलो, ये तो आता है ना, ये क्या हो गया 2kpq/r, ये फोर्स हो गया, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, r क्यूब, सॉरी r क्यूब, सही है ये फोर्स हो गया। यानी एक डाइपोल एक चार्ज दूसरे डाइपोल को इस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, उल्टा भी है, ये डाइपोल इस फोर्स से r क्यूब के प्रेशर होता है ना, कि भाई ये देखो 2kp/r³ इनटू q, समझ गए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल का, और इनटू चार्ज वही आ रहा है ना। तो एक चार्ज दूसरे को, या दूसरा चार्ज ये इसको सेम फोर्स अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण यहाँ पे डाइपोल निकाल के भी कर सकते थे, इसके कारण निकाल के भी कर लिए, क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि बाकी भी करने जा रहा हूँ। ये समझ में आ गया सबको, एक पॉइंट चार्ज दूसरे डाइपोल को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है उसकी बात हो रही है। एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को अट्रैक्ट कर रहा है, कितने फोर्स है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आ रहा है। फिर से एनर्जी बताओ, पी ई कॉस थीटा है ना, पी किसका ले रहे हो, P2 का, ई किसका ले रहे हो, P1 का, कितना होगा एक्सियल पोजीशन पे 2kp1/r³, अरे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P पता है, E पता है, cos 0 दिख रहा है, ना cos 0 माइनस टाइम्स, डिफरेंशिएट कर दो, फोर्स कितना आएगा, 1/r³ का डिफरेंशियल कितना आएगा, -3/r⁴, बाकी सब रहेगा k p1 p2, बस ये माइनस तो प्लस हो गया ना, सुने क्या, यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अगेन है, f प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी डिस्टेंस आ रहा है उसका जो भी फंक्शन आ रहा है उसको डिफरेंशिएट करना है, यही ना बच्चों। ये किसके बीच में है, फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड डाइपोल, फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड डाइपोल, ऊपर क्या था, फोर्स बिटवीन पॉइंट एंड डाइपोल, तीसरा क्या है, तीसरा फोर्स बिटवीन वायर एंड डाइपोल, बोलो बच्चों, मैं समझता हूँ बाकी तुम खुद कर लोगे। वायर है, कुछ दूरी पे हमने एक डाइपोल रख दिया, कितनी दूरी पे, r पे, शॉर्ट डाइपोल है ध्यान से, है ना। तो एनर्जी बताओ, P 2k λ/r cos 0, यही ना है। फोर्स बताओ, 1/r है, तो P
के पी लैम्डा बाई आर स्क्वायर। अरे कुछ समझ में आया क्या? डिफरेंशिएट कर दो, काम खत्म करो। यानी फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर स्क्वायर। तो ऐसे समझो, वायर का 1/r होता है तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/r स्क्वायर। पॉइंट चार्ज का 1/r स्क्वायर होता है तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/r क्यूब। डाइपोल के साथ वॉल का कितना होता है? वॉल का इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है ना। अरे बोलो, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट पे, अरे एक प्लेट डाइपोल पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या बच्चों? और कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो कर लोगे ना। एक प्लेट कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल लगाता है तो इलेक्ट्रिकल चेंज नहीं होगी तो उसका डिफरेंशियल करने से कुछ आएगा? जीरो हो जाएगा ना। सुनाई दिया? एक क्वेश्चन के पीछे मत जाओ, अभी तक जो चल रहा था उसको जाओ। मैं स्टोरी में इसलिए मैं फास्ट कर, लास्ट में मेरा फास्ट हो जाता है क्योंकि स्टोरी बता दी। अब स्टोरी पे अपना दिमाग लगाओ। स्टोरी क्या है? फाइनली पी तो कांस्टेंट ही होगा, बच गया ई। पी cos थीटा है तो पी कांस्टेंट है, cos थीटा का कोई मतलब नहीं है। ई में जो आ रहा है उसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जहां पे 1/r है वहां पे r स्क्वायर हो जाएगा, 1/r स्क्वायर तो r क्यूब हो जाएगा, r क्यूब तो r4 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। यही ना? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो क्या पता चल जाएगा? फोर्स। सुनाई दिया क्या बच्चों? हो गया ये। अब आते हैं हम उसमें, चलो देखे तो। ये पोटेंशियल है एक्सिस पे, एक्सिस पे यानी cos थीटा 1, याद आया? एक्सिस पे पूछा है ना? नहीं पढ़ो ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? 2kp नहीं kp cos थीटा बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही था ना? पोटेंशियल का डिफिनेशन आते ही जो किया था, कल जो किया था r1 r2 वाला, कितना था? 2 था कि नहीं? 2 नहीं था। kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सिस, एक्सिस मतलब थीटा कितना? जीरो। थीटा कितना? और थीटा जीरो मतलब क्या? हाँ था, ये था ना, ये था। अब बोलो cos थीटा जीरो तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? kp बाई r क्यूब, आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर था तो kp बाई, सुने? बोलो बच्चों, आगे जल्दी से। कहाँ से हो यार, हटो ना। नहीं जाने मानेगा। पता नहीं कहाँ से चल रहा है। चलो ओके ओके, कौन सा था? जल्दी करो बच्चों, जल्दी करते जाइए, खत्म करिए। An electric dipole moment P is placed in a position of stable equilibrium. Stable equilibrium समझ में आता है? थीटा जीरो in a uniform electric field, ठीक है? It is rotated through angle थीटा। अरे यार समझ गए ना? यहाँ से थीटा रोटेट किया। The potential energy of electric dipole in final position, तो भाई यहाँ पे एनर्जी कितनी है? इस पोजीशन पे एनर्जी चाहिए, तो इस पोजीशन पे एनर्जी क्या होती है? किसी जगह पे एनर्जी कितनी होती है? क्या ये सेल्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं? इसका मतलब कौन सी बात कर रहा है? पी डॉट ई की। तो माइनस पी डॉट ई होता है तो माइनस पी कॉस थीटा। अरे कुछ समझ में आया? ये होगा क्या? वो ये नहीं कह रहा है कि रोटेट करने में कितनी एनर्जी, वो बोल रहा है फाइनल पोजीशन में एनर्जी पूछ रहा है। तो फाइनल पोजीशन में एनर्जी क्या होती है हमारी? भाई हमने अभी बताया माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 12 माइनस पी कॉस थीटा, ये बताया ना मैंने। यहाँ पे सेल्फ की बात कर नहीं रहा है तो पी कॉस थीटा माइनस में किसी थीटा पे, देखो इसको पढ़ो ठीक से। ये वर्क डन नहीं बोल रहा है कि कितना घुमाने वर्क डन, तो फिर फाइनल में से इनिशियल माइनस करना होता। सुने, ये तो बस वर्क एनर्जी पूछ रहा है किसी जगह पे, तो एनर्जी कितनी होती है? माइनस पी का कॉस थीटा। मेरी बात समझ में आई क्या बच्चों? क्वेश्चन को ठीक से पहचानो, काम खत्म करो। क्वेश्चन को ठीक से पहचानो, काम खत्म करो। समझ गए कौन सा आंसर है? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक्सपीरियंस क्या?
किसमें है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कैविटी में यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ऑलवेज एक्सपीरियंस ए फोर्स। समझ गए? तो अच्छा, फोर्स, ए फोर्स एंड ए टॉर्क। टॉर्क जरूरी नहीं है कि अपन टॉर्क एक ही लाइन में आ जाए, फोर्स एक ही लाइन में आ जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स का जीरो हो जाएगा ना। बोलो बच्चों, फोर्स करेगा टॉर्क मे और मे नॉट बी। सोचो, फोर्स तो करेगा ही करेगा, यूनिफॉर्म में मैंने बोला था, लेकिन टॉर्क तो एंगल पे डिपेंड करता है ना। बोलो बच्चों, तो टॉर्क कौन सा बताओ? ए फोर्स बट नॉट ए टॉर्क, ए टॉर्क बट नाइदर ए फोर्स। गड़बड़ है सब। मस्ट फोर्स बट मे टॉर्क, ये गलत ऑप्शन है। सही बोल रहा हूं मैं? टॉर्क तो कुछ ना कुछ हो सकता है ना। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ो। नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स तो जरूर लगेगा, लेकिन टॉर्क में भी जीरो। लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, वो तो थीटा पे डिपेंड करेगा। चलो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू ऑपोजिट चार्ज। ठीक है, बताइए, वो तो होता ही है। ईच सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्लेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। मैक्सिमम टॉर्क क्या है? P इंटू ई ना। कर लोगे बच्चों वाला क्वेश्चन? तो P कितना होगा बताओ? आंसर जल्दी से बताओ, तुक्का मारो। चलो तुक्का मारो। P, ये देखो 6 है और ये 2 है, और 10 की पावर 8 हो जाएगा, है ना। और ये कितना है? 10 की पावर 5। तो 6, 12 और वो 10 की पावर 8 में से 5 जाएगा -3। सही ना? नहीं आ रहा समझ में? इतना तेज चलना चाहिए, मुझसे भी तेज चलना चाहिए। तो बताओ, Q इंटू एल लेंगे कि 2L लेंगे? कोई 12 तो नहीं ले लेगा? 5 6 तो नहीं ले लिया ना? हाँ, ध्यान से। तो 3, दोनों बीच की डिस्टेंस 12 है, वो 12 की वैल्यू दे रखी है 3। तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 तो आना चाहिए। अब बच गया पावर। हाँ वही करो, बच गया पावर। तो पावर को देखने के लिए यहाँ पे 10 की पावर -6 है, और वो सेंटीमीटर को मीटर बदलोगे 10 की पावर -2 और आ जाएगा, तो 10 की पावर -8 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 5, तो -3 बचेगा ना। चलो आगे बढ़ो। जी मेंस एडवांस नहीं है, मैं एडवांस में तो ऐसा नहीं आता है। चलो जल्दी करो बच्चों, जल्दी से। An electric dipole of moment P is placed normal to the lines of force of electric field E. देखना जरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है P placed normal to line of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रखा गया है। Then work done in deflecting it through an angle of 180. यहां से 180 डिफ्लेक्ट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे चेंज इन एनर्जी, और पहले 90 पे है और अभी भी 90 पे है, तो पहले भी एनर्जी जीरो, अभी भी एनर्जी जीरो, तो नेट वर्क डन क्या? जीरो। तुम सोच के देखो, डाइपोल मोमेंट हमेशा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है, तो तुम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, वो अपने आप घूम के इधर चला जाएगा, ऐसा ऑसिलेशन। तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा क्या? थोड़ा डिफ्लेक्ट कर दो, काम खत्म, कॉमन सेंस। और वैसे भी P cos 90, P cos 270, दोनों ही कंडीशन में क्या? जीरो, तो क्या वर्क डन। अरे कुछ समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, सही दिखा रहे ना? ऊपर हम लोगों ने देखा नहीं। neither force nor a torque but not a force, यही देगा आंसर। मुझे पता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट समझ में आता है ना तुम लोगों को? नहीं, नॉट अ फोर्स लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ए फोर्स बट, हाँ ये आंसर समझ गए, यही होगा, लेकिन गधा है ये। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छा हाँ, ए फोर्स एंड ए टॉर्क नहीं यार, गलत। तुम समझ गए ना? मे बी ए टॉर्क, सही, ए फोर्स एंड मे बी ए टॉर्क, ठीक है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट यही था। सॉरी मैंने पढ़ा नहीं। इन सब में सबसे अच्छा कौन है? ये, क्योंकि ये वाला क्या है? एक केस है, और ये क्या है? जनरल केस। याद रहेगा, एक को छोड़ के। तो सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है? ये। तो मानना यही चाहिए था, गलती की मैंने। समझ गए? क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ता तो मान लेता, मुझे पता है कि क्या करना है। यहाँ पे क्या है, सबको समझ में आ रहा है?
था ये कौन सा ऊपर और है क्या कोई छोड़ो यार चलो कौन सा था ये था हो गया ना ये बताओ चलो फास्ट 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 क्या किया मैंने चलो बच्चों फास्ट जल्दी से टाइम नहीं है अपने पास जल्दी से खत्म करना है हमको हाँ एक्सियल लाइन पे तो 2 kp by r क्यूब ना बच्चों बस 2 kp by r क्यूब की जगह पे डिस्टेंस 12 की जगह पे वो देखो r दिया है अरे बोलो देख रहे हो तो 2 kp की जगह पे kp आ जाएगा नहीं समझे नहीं 2 kp आएगा इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू अच्छा प्रोपोर्शनल टू पूछा है तो r क्यूब तो होगा ही ना बच्चों अरे बोलो तो प्रोपोर्शनल टू यही तो है डायमेंशनली करेक्ट on axial line at a distance d from the center of the dipole the intensity proportional to the distance between two charge अरे यार डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा यानी आंसर आज के टर्म में भी चाहिए क्या बेवकूफी है the distance between two charge इतना and इतना चलो बच्चा बताओ अगर हम करते हैं तो आंसर लिखो 2 k p क्या होगा q इंटू आर अपॉन डी क्यू ये होगा ना अब 2k तुम समझ रहे हो आंसर तो यही दे रहा होगा मुझे पता है लेकिन दिक्कत कहाँ पे गलत है नहीं गलत सर उसमें r बहुत स्मॉल बस नहीं वो चाह रहा है कि आर भी वेरिएबल है भैया ध्यान दो हम लोग क्या मान रहे हैं कि p क्या है कांस्टेंट है तो हम कहते हैं 1 by r क्यूब के प्रश्न इसने r दे के क्या बोल रहा है r भी वेरिएबल है ध्यान दो तो आंसर ये आएगा दे दे अब तो मानेगा नहीं अगर आप देखो तभी बताऊंगा मैं नहीं क्या बोलना चाहता है समझ में लॉजिक देखो उसका हम लोग क्या करते हैं उसमें p को क्या मानते हैं हम p को क्या मानते हैं तो p को जब कांस्टेंट मानेंगे तो 2 kp by r क्यूब है नीचे बचेगा r क्यूब वहां पे वो d दे रखा है r दिए पे क्या रखा है d सही है लेकिन ये क्या बोलना चाहता है r को भी कांस्टेंट मत मानो वेरिएबल मानो समझ गए बिल्कुल बना सकता है ऐसे तो ठीक है ना ठीक है हम गलत आगे नहीं करेंगे क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के लॉजिक से करेंगे ठीक आगे गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी गलती नहीं है लेकिन हम लोगों के दिमाग में क्या है पता है ना जो पहले से बना हुआ है उसके हिसाब से हम जवाब दे रहे हैं और जो ये पूछना चाहता है वो कुछ और पूछना चाहता है वैसे तुम्हें क्या लगता है आंसर ये सही है कि वो ज्यादा सही है बोलो क्या लगता है तुम लोगों को हम लोगों ने गलत किया है या सही किया है चलो वो बोलता है आर क्या है मान लेते हैं उसकी बात कि वो कह रहा है कि आर वेरिएबल है तुमने तो लिखा क्यों नहीं सही अब मैं अपनी बातें बताता हूँ जो मेरे दिमाग में चली होगी अगर आर को वेरिएबल मान रहे हो तो यहाँ से नीचे से आर हटा क्यों रहे हो सही भाई आर को अगर तुम वेरिएबल मान रहे हो तो नीचे हटा क्यों रहे हो एक क्योंकि तो शॉर्ट डाइपोल के लिए फिर तो फॉर्मूले में सब कुछ देना चाहिए ना मेरी बात समझ में आ रही है तो हम क्या प्रोपोर्शनल कह सकते हैं इसको समझ गए तो दिक्कतें बहुत है मतलब उतना स्ट्रेट नहीं जितना दिख रहा है तो इसलिए ये उन लोगों के लिए बनता है जो ज़्यादा सोचते नहीं नीट का क्वेश्चन ज़्यादा सोचने पे कंफ्यूज कर देगा ऐसे ही मेंस का भी है
ज्यादा सोचने पे मेंस के क्वेश्चन परेशान करते हैं। क्यों? वो पूरा क्लियर करके नहीं रखते क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट को। आईआईटी में कभी नहीं होगा ऐसा। आईआईटी में तुम्हें हमेशा एकदम स्ट्रिक्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा कि क्या बताना है। लेकिन अब तुम बताओ, अगर मैं एज ए टीचर इसको सोचूं तो क्या ये प्रोपोर्शनल होगा? कभी नहीं। नीचे भी होगा ना, डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल के बाद 3/2 होगा कि नहीं? तो प्रोपोर्शनलिटी कैसे रख ली? बहुत सारी प्रॉब्लम और हो सकती है, तो तुम समझ रहे हो ना। लेकिन फिर भी हमें उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से आंसर देना चाहिए था। उसकी साइकोलॉजी मतलब वो क्या चाहता है, समझ गए बच्चों? और आगे से हम वही करेंगे। चलो उसके हिसाब से करेंगे। अब हम गलत नहीं करेंगे। चलो फास्ट। ये क्या है यार, अब गलत करना ही पड़ेगा। 1AA क्या है? ए मतलब ऐसा था कि 10 की पावर माइनस 20। इतना छोटा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता भी नहीं, घुस जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर। नहीं भाई, प्रोटॉन 10 की पावर माइनस 20 का तो नहीं होता। न्यूक्लियस जब होता है 10 की पावर माइनस 14 का, तो प्रोटॉन थोड़ा और छोटा मान लो, यही ना। द मोमेंट क्या बोले, चलो ठीक है, कॉमन सेंस। फिर वही बात, कॉमन सेंस अच्छा है हमारा। तो इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन है तो 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 तो होगा ही चार्ज, और उनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है ना वो, तो एक ही मान है ना, तो -10 और जोड़ दो। कौन सा आंसर आएगा? बी ना। सोच लो। चलो इतना तो पक्का है कि +90 नहीं होगा। दुनिया खत्म थोड़ी करनी है। नहीं, इतना डाइपोल मोमेंट अगर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो हम लोग बचेंगे। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डेवलप करने लगे तो हमारे सारे मॉलिक्यूल हो लेंगे उसकी तरफ, है कि नहीं? क्योंकि हर डाइपोल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। तो अगर ये डाइपोल मोमेंट है तो 2kp/r³ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हमारे मॉलिक्यूल क्या कहेंगे? आओ चलें। यहाँ पे थोड़ी रहेंगे फिर। ओके चलो आगे बढ़ो। असल में ये टाइपिंग वाला थोड़ा प्रॉब्लम और दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट, तो यार फिर वही छोड़ दें, कोई मतलब नहीं है। सब गंदे वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, थोड़ा नीचे है क्या अच्छे वाले क्वेश्चन के लिए? अरे यार सबसे अच्छा वाला 2005 का है, क्या गलत जगह पे चुन लिया। ठीक है ना, मजा नहीं है क्या? इसमें अलग अलग है क्या? एडवांस नहीं है बच्चों, एडवांस के कुछ क्वेश्चन मिले तब ना, कोई मतलब नहीं है। सही। ये देखिए क्या, मेंस। चलो मेंस ही देख लेते हैं, ये तो कुछ दिक्कत भी कराएगा। चलो सॉल्यूशन देख लें। है, नीचे का हाँ चलो देख लो। अरे यार ये डाइपोल का नहीं है, डाइपोल का नहीं है ना। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, छोड़ दो। तुम अब डाइपोल का लेना, अपने में 2-4 बुक होगी, वही सही था बल्कि। चलो ठीक है, प्रैक्टिस समझ में आ गई तुम्हें क्या करना है। ठीक है बच्चों, हो गया फिर अपना डाइपोल खत्म हो गया। एक भी डाइपोल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है छोड़ो, हो गया। और तो देख लें क्या कुछ अच्छा क्वेश्चन कहीं और जानते हो क्या तुम लोग? पढ़ने का ये स्टडी अड्डा वही था ना? वही था लेकिन है, अपनी बुक में 4-5 क्वेश्चन दिया होगा। ये वही तो है, लेकिन दिख रहा है कि थ्योरी है क्यों? छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं। हम लोग ये IITian है तो शायद राज बचा के रखे कुछ।
थ्योरी है क्या ये भी? क्वेश्चन आंसर बच्चा, क्वेश्चन दे दो, नहीं देंगे, सब पढ़ा डाल